अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का ये रोज कुछ ऐसे बड़े कारनामे कर रहा है जिसे आम आदमी से लेकर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर न्यायपालिका तक परेशान हो गई। क्या चल रहा है इन दिनों शिक्षा मंत्रालय में? और एनसीईआरटी की पुस्तक में छात्रों को यह पढ़ाया जा रहा है कि भारत की न्यायपालिका भ्रष्ट है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बेहद नाराजगी जाहिर की, अवमानना की नोटिस जारी की है और तत्काल प्रभाव से ये सब हटाने के लिए कहा है। शिक्षा मंत्रालय की हरकतें इन दिनों ऐसी होती जा रही हैं जिससे देश भर में सरकार को बड़ी शर्मिंदगी का और राजनीतिक रूप से बड़ी असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आज चर्चा इसी विषय की। बने भाइयों, भारत का शिक्षा मंत्रालय ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा के अलावा बाकी सभी काम कर रहा है। सर्वाधिक विवादित मंत्रालयों में से एक है भारत का शिक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये अपने शैक्षणिक कार्यों के लिए नहीं, अपनी गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए नहीं, अपने शानदार शिक्षा नीति के लिए नहीं, अपने पाठ्यक्रम के लिए नहीं, अपने अभिनव प्रयोग के लिए नहीं, बल्कि विवादों के लिए कुख्यात होती जा रही। आपको याद होगा कि इसके पहले मेडिकल एग्जामिनेशंस के कितना बड़ा स्कैंडल पिछले साल हुआ था, उससे कोई सबक और सीख नहीं ली गई। उसके बाद दूसरा बड़ा विवाद तब उत्पन्न हुआ जब यूजीसी का बिल आया। उसकी आंच, उसकी तपिश और उसकी आग आज भी सब कोई महसूस कर रहा है। वो मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, लेकिन उसकी आग गांव-गांव तक फैली हुई है। एक एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चौराहे, चट्टी, पूर्वा, गांव से लेकर शहर और मेट्रो तक है। यूजीसी की आग की कल्पना कोई कर नहीं सकता कितना समाज में उसने कितना विभेद उत्पन्न कर दिया है। जब ये सब चल ही रहा था तो भाई साहब इस मंत्रालय ने एक और बड़ा कांड कर दिया। इनको लिए लगा कि चलो छात्रों के साथ कर दिया, एक वर्ग विशेष के साथ कर दिया, अब चलो न्यायपालिका के साथ भी कुछ एडवेंचर करते हैं। लेकिन उनका ये एडवेंचर मिस एडवेंचर साबित हुआ। एनसीईआरटी की राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के कक्षा 8 की पुस्तक में कुछ बेहद खास बात लिखी हुई है। क्या लिखा है? उसमें लिखा गया है कि भारत की न्यायपालिका भ्रष्ट है। उसमें लिखा गया है कि जजों को इतने ज़्यादा संवैधानिक अधिकार हैं, इन पर कार्रवाई ही नहीं हो सकती। ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इनको हटाया नहीं जा सकता, इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस बहुत लेंदी है। और कॉलेजियम व्यवस्था की आलोचना गलत नहीं है। डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सभी स्तंभों की आलोचना अनिवार्य है, होनी चाहिए। मैं तो सराहता हूं कि सभी की आलोचना होनी चाहिए। कोई गलत करे, आलोचना होनी चाहिए, भले ही वो न्यायपालिका ही क्यों ना हो। लेकिन बहनों भाइयों, कक्षा 8 के विद्यार्थी के मन में, छात्र और छात्राओं के मन में, कोमल मन मस्तिष्क में क्या बातें भरी जा रही और उसका प्रस्तुतिकरण कैसे हो रहा है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है कि जैसे पूरी न्यायपालिका ही भ्रष्ट हो। ऐसा नहीं कि पूरी देश की न्यायपालिका भ्रष्ट हो। कुछ लोग पर आरोप लगे हैं, उसमें विधि सम्मत संवैधानिक रूप से कार्रवाइयां भी चल रही हैं, लेकिन सब पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट कह देना, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके अधिकार और भारत में उसको मिले संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी व्यवस्था के तहत कहा कि सिर्फ माफ़ी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुई और ये पता करने को कहा गया कि किसने ही किया। जहां तक मुझको पता, हो सकता है मुझे कम पता हो, लेकिन किसी भी पाठ्य पुस्तक में कोई भी पाठ्यक्रम या कोई भी अध्याय जोड़ने या घटाने से जोड़ते वक्त खासतौर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। यानी कि 3 डिफरेंट लेवल्स पे उसका अध्ययन होता है, उसका चिंतन होता है, उसकी आवश्यकता पर विचार विमर्श होता है, फिर उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। तो कौन कौन से महानुभाव थे शिक्षा मंत्रालय और उनसे जुड़े हुए जिन्होंने पूरी न्यायपालिका को भ्रष्ट करार दे दिया? इसकी तो बाकायदा जांच होनी चाहिए। हालांकि शिक्षा मंत्री तुरंत सामने आया और उन्होंने कहा आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख है। लेकिन कोर्ट ने कहा सिर्फ दुखी होने या सॉरी से बात नहीं बनने वाली। एनसीईआरटी ने एफिडेविट देकर माफ़ी मांगी और हटाने की बात की। लेकिन बहनों भाइयों, क्या हुआ? क्या ये कोई संयोग था या फिर प्रयोग?
अगर संयोग था तो स्तरीय जो कमेटी है उसका क्या किया जाना चाहिए? उनको सख्त से सख्त सजा और उनको हमेशा के लिए इस काम से बैन कर दिया जाना चाहिए और आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए कोर्ट के खिलाफ के कंटेम्प्ट की, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। दूसरा, अगर ये प्रयोग है तो क्या उसी तरह का जैसे यूजीसी में प्रयोग हुआ, क्या ये उसकी आगे की कड़ी है? संभावना कुछ भी हो सकती है। तो हम इसी का विवाद के शिक्षा मंत्रालय के विवाद, उसके कारनामे, ये संयोग है या प्रयोग, यूजीसी संयोग है या प्रयोग, एनसीईआरटी संयोग है, आप खुद ही समझ लीजिए। कुछ बयान सुनिए, फिर आज की डिबेट। इसमें प्रकरण जुड़े हैं कि इतनी तल्खी की आवश्यकता इसमें नहीं थी। देश को जानना चाहिए, आज का समय ऐसा है कि जो भी अच्छा है, जो अच्छा नहीं है, सभी से परिचित होना चाहिए। और संभवतः यही कारण रहा होगा कि एक जुडिशियल करप्शन के बारे में लिखा गया है। आफ्टर ऑल आप जानते हैं कि ऐसा 12-13 साल का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने जस्टिस वर्मा की स्थिति के बारे में नहीं जानता होगा, जिसने देखा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि किस तरह से पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। ये कोई पहला बदलाव नहीं है। जिस तरह से पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया है पिछले कुछ वर्षों में, जब से मोदी जी की सरकार आई है, उसका सबका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। आप इतिहास, भूगोल सब तोड़ मरोड़ के अगर पढ़ाएंगे तो देश को आप कहां लेके जा रहे हैं? हमारे बच्चे भी अज्ञानता का शिकार होंगे। जो न्यायपालिका ने कहा है वो सर माथे पे, उसको हम लोग पूरा पालन करेंगे। जो भी हुआ, मैं अत्यंत उसके लिए दुखी हूँ, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। एनसीईआरटी को निर्देश देके सारे किताबों को विड्रॉ करवाया। जो भी व्यक्ति उसमें से उस किताब को बनवाने में, उस चैप्टर को बनवाने में संलग्न है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आनंद दुबे रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जस्टिस राजेश टंडन जी जुड़ेंगे, फॉर्मर जज हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर उमा शंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता विनीत जिंदल भी हमें ज्वाइन करेंगे, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आनंद दुबे जी, ये जो कुछ भी शिक्षा मंत्रालय कर रहा है, ये संयोग है या प्रयोग? नहीं ब्रिजेश जी, निश्चित रूप से जो हुआ है वो दुखद है। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि ये एक गलती है और हमें इसका खेद है, और साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने भी इस अध्याय को बनाने के लिए कहा होगा और बनने के बाद जिन लोगों ने इसको स्वीकार किया होगा और ये छपाई में गई, उन सभी लोगों को चिन्हित करके उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, उसमें हमारी पूरी आस्था है, और इसी बात के लिए हम कह रहे हैं कि हमें खेद है, हमें दुख है कि इस तरह की सामग्री उसमें किताब में आई, और जैसे ही सरकार को जानकारी हुई, 8 किताबें कुल पहुंची थी बाजार तक, उनको वापस मंगाने का काम, जितनी किताबें थी उनको रोकने का काम और छपाई को रोकने का काम, और डिजिटली जहां भी अवेलेबल है उनको हटाने का काम, ये सारा एक साथ हुआ है। और निश्चित रूप से सरकार की मंशा स्पष्ट है, मंत्री जी ने मंशा स्पष्ट कर दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं जी। मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। जिम्मेदार हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये कौन सा सम्मान आप प्रकट कर रहे हैं? ये कौन सी आस्था का आप प्रकटीकरण कर रहे हैं कि आपने अपमान की पराकाष्ठा कर दी? और दूसरी बात, आप कह रहे थे सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ जो कुछ भी हुआ, सरकार ने अभी तक किसी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं की है, जबकि सरकार को पता है कि ये किसने किया है। आप ये संयोग है या फिर प्रयोग है?
ने ब्रिजेश जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पहले ही सरकार के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया, किताबों को रोक दिया गया, जो मार्केट में पहुंची उनको वापस बुलाने का काम किया है, छपाई रोकी गई, डिजिटल जहां भी था उनको खत्म करने का काम किया गया। ये स्वतः किया है सरकार ने। और मैं पुनः एक बार आपसे कह रहा हूं कि यह खेद का विषय है, हमें दुख है, और हम लोकतंत्र में जितने एक भी और प्रकरण संवैधानिक आपके समक्ष संस्थाएं हैं, प्रस्तुत उनका करता हूं। सम्मान करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। ये खेद, दुख और कार्रवाई, ये आपने यूजीसी वाले मामले में तो इतनी तत्परता से नहीं की। इसमें तो माफी करते हुए आ गए। क्यों? क्योंकि कोर्ट चढ़ा बैठा था। यूजीसी पर ना आपके मंत्री ने खेद जताया, ना दुख प्रकट किया, ना वापस लिया। यूजीसी संयोग था या प्रयोग था? उसी तरह ये वाला मामला भी संयोग था या प्रयोग था? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, यूजीसी का जो मामला है वह कोर्ट में है। उसमें भी सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने आके स्पष्ट किया कि हमारा मंतव्य किसी को भी, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करने का, और हम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार ने इसमें अपनी न तो मंशा सबका स्पष्ट साथ की है, और यह न सबका मामला विकास कोर्ट में है, विचाराधीन है। और इस पर ना तो कोई विश्वास है। ये जातिगत भेदभाव को बढ़ाने वाला है। क्या आप यूजीसी बिल के समर्थक हैं? नहीं, निश्चित रूप से नहीं ब्रिजेश जी, मैं फंस आपसे गए। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि यह मामला विचाराधीन है। देखा? कोर्ट में इसकी विचाराधीन सुनवाई चल तो रही ये है। न्यायपालिका और के साथ-साथ भ्रष्टाचार का भी विषय मैं था। आपको बहुत स्पष्ट कर रहा आप हूं। उस पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर आने देते। इस नहीं, मामले नहीं, में तो ब्रिज- कूद कूद के कह दिया भैया माफी। नहीं ब्रिजेश और जी, यूजीसी के लिए कुछ नहीं। ब्रिजेश वाह। जी, सर यही कहते हैं संयोग या प्रयोग। ब्रिजेश जी, जो अगर फिट हो जाए लोकतांत्रिक- तो भाई प्रयोग था, नहीं फिट हो तो कहेंगे साहब माफी। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, आपको अधिकार है अपने हिसाब से विश्लेषण करने का, मूल्यांकन करने का। मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना मैं उसमें आपको कोई कुछ कहूंगा। लेकिन मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट सर है कि आप हम उसी सभी तरह के कुछ साथ नहीं हैं। कहना चाहते हैं और जहां तक जैसे लोकतांत्रिक यूजीसी पे जो भी आपने मुंह में संस्थाएं टेप लगा हैं, दिया है। संवैधानिक संस्थाएं हैं। नहीं ब्रिजेश जी, यूजीसी पे सरकार ने स्पष्ट अपना मंतव्य रखा है कि हम सभी के साथ हैं और हम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। लोकतंत्र में हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने देंगे। इस देश की 140 करोड़ जनता के हम साथ हैं, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। तो लायक हमारी क्यों थे ये सरकार वाला ने ये फिर? करके दिखाया है। ये तो आप कोशिश हमने करते हैं सबके कि लिए- संयोग हमने कर लो, सबके प्रयोग। लिए विकास किया है। ठीक है, हमने थैंक यू बिना सर। भेदभाव सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। बहुत शुक्रिया आपका। हमने कृपया सभी हमारे साथ योजनाओं को बने नीचे रहें। तक ले जाने का काम आपने किया, बिना यूजीसी किसी पर अपना भेदभाव के। मंतव्य स्पष्ट कर दिया कि आप इसको वापस नहीं लेंगे। तो जो लोग भी आपको सुन रहे हैं वो समझ लें इस बात को ठीक से। मैं जस्टिस राजेश टंडन जी मेरे साथ मौजूद हैं। टंडन सर, बहुत स्वागत आपका और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। ये बात आपको कितना विचलित, हैरान और परेशान करती है कि अब तो बच्चों को ये पढ़ाया जाता है सरकारी किताबों में कि न्यायपालिका तो भ्रष्ट संस्था है। ये बात आपको क्या अचरज में डालती है कि ऐसा सरकारी किताबों में लिखा जाना कोई संयोग है या प्रयोग? टंडन जी तक आवाज जा रही है क्या? नहीं, शायद पहुंच नहीं पा रही। तो मैं उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। ये क्या संयोग है या प्रयोग? ब्रजेश जी, ये प्रयोग है और आज का ही नहीं है, ये लंबे समय से चल रहा है। मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए वैसे ही एक पैनल बनाया गया। जो 2005 का एनसीएफ था उसमें कुछ लोग जोड़े गए, जैसे सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस की चेयरमैन है, गायक शंकर महादेवन जोड़े गए, और जो आरएसएस से संबद्ध संस्कृत भारती है उसके जो संस्थापक सदस्य चामू कृष्ण शास्त्री जोड़े गए, और प्रधानमंत्री के जो अर्थशास्त्री सलाहकार हैं संजीव सान्याल, इन लोगों को जोड़ा गया और इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप कक्षा 3 से लेके 12 तक का जो पूरा सिलेबस है उसको हमारे हिसाब से बना दीजिए। अब हमारे हिसाब से बनाने में फिर तमाम चीज़ें हटाई गईं, तमाम चीज़ें जोड़ी गईं। जो आरएसएस और गोडसे की विचारधारा है
उसके हिसाब से नए सिलेबस को बनाने का कार्यक्रम 10 सालों से चल रहा है इस देश में। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो इनकी टिप्पणी आई और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा, उससे ये थोड़े विचलित हुए और इसलिए इन्होंने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। लेकिन आप ये समझिए कि क्या भारत की न्यायपालिका पर ये पहला प्रहार था? पहला प्रहार जो खत्म करने का था, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के पैनल से इनको हटाया गया, कोलेजियम को खत्म करके जजों की नियुक्ति का, और तमाम तरीके से जो केस लगते थे, आप याद करिए जस्टिस गोगोई, उनके साथ 3 जजेज कैसे सड़क पर उनको उतरना पड़ा था और फिर जस्टिस गोगोई को कैसे इन्होंने सरेंडर करवा के उन पर रेप का फर्जी मुकदमा लगवाया और फिर उन्हीं को राज्यसभा भेज दिया जब वो सरेंडर हो गए। तो ये प्रक्रिया न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेने का पहले से ही चल रहा था, जैसे इन्होंने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में लिया। एनसीईआरटी में जो तमाम सारे बदलाव हुए ब्रजेश जी, आप एक एक करके देखिए। मैं कहता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, अंबेडकर जी के जो कोट थे, प्रेरक जो उनके वाक्य थे विभिन्न मुद्दों पर, वो हटाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो नरेंद्र मोदी को राष्ट्र धर्म के निर्वहन की बात कही थी, 2000 के गोधरा दंगों की जो हकीकत थी, वो सब हटाए गए। भारत के विभाजन के समय जो संघर्ष हुआ उसको शार्ट किया गया। जो जातीय संघर्ष हिंदुस्तान में हुआ, जो तमाम जातियां लंबे तो समय आपके तक, मुताबिक ये जानबूझकर जोड़ा गया? बिल्कुल, ये पूरा सिलेबस गोडसे का जो एक ग्रंथ है, आरएसएस की जो सोच है ब्रजेश जी, उसके हिसाब से ये बनाया जा रहा, जो समावेशी भारत का संविधान है। आप समझिए, लेकिन माफी तो मांग ली ना मंत्री जी ने, कहा सॉरी। नहीं, सॉरी तो उन्होंने न्यायपालिका पर मांगा, लेकिन जो पीछे बदलाव किए जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं जी, उनका बदलाव तो वैसे ही, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो बहुत रही है। शुक्रिया सर। मैं जस्टिस राजेश टंडन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। टंडन सर, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये खबर एक जस्टिस के रूप में आपको कितना विचलित करती है, परेशान करती है, जब मासूम छात्र और छात्राओं की सरकारी पाठ्य पुस्तकों में ये बताया जाता है कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। ऐसा है कि पुराने मुद्दों के बारे में कोई इस समय तुक नहीं है बात करने का, जैसे आप गिना रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को सारी पावर्स हैं। आर्टिकल 140 में, 142 सब क्लास 2 में वह कोई भी बात का संज्ञान ले सकती है। उसने संज्ञान लिया और उस संज्ञान में उसने सारी जो किताब थी उसको बंद करा दी। अब उसको बंद कराने के बाद जो उसका रिएक्शन होगा वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बहुत ही इस समय इंटेलिजेंट और बहुत ही उनके में कर्मठता है और हर तरह से वो सब चीज़ें सोचकर विचार करके करते हैं। इसलिए उनके बारे में कोई भी कहना, कोई चीज़ कहना एक दिया दिखलाना है, जो कि मैं नहीं चाहता कि इस बारे में मैं कुछ कहूँ। सिर्फ ये मैं कह सकता हूँ कि जो एक्शन उन्होंने लिया है वो बहुत अच्छा एक्शन लिया है और उन्होंने किताबें बंद करा दी हैं। किताब वालों को इस तरह की भाषा का अपने न्यायालयों के प्रति ऐसा करना अनुचित था, क्योंकि हमारी न्यायालय सर्वोपरि है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। और हाई कोर्ट 226 में पूरा विवाद सुनता है, सब चीज़ें करता है, तय करता है, 227 में करता है। वही सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 32 में सब बातें संज्ञान में लेता है, सब करता है। और पूरी एंसिलरी पावर जो 140 में दी हुई है, 142 सब क्लास 2 सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, उसका आपको टोकने में खेद है मुझे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ये न्यायपालिका के लिए एक असम्मान प्रकट नहीं किया गया था और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो? यस,
इसमें कार्रवाई हमारे सीजीआई साहब ले रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूं कि सीजीआई हमारे बहुत इंटेलिजेंट हैं इस मामलों में। जब किताब उन्होंने रखवा दी और इसमें वो संज्ञान भी लेकर उन्होंने उचित कार्रवाई करेंगे। और इस तरह का मेरा जजमेंट भी आ चुका है, कई जजमेंट्स आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक जजमेंट आया था अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो 7 दिसंबर 2000 का था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि अगर कहीं प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स या whosoever by words either spoken or written by signs or visual representations or through electric communication, अगर इस तरह की बात करता है तो वो सब लायबल है पनिशमेंट के। तो हमें उम्मीद है कि हमारे सीजीआई महोदय जस्टिस सूर्यकांत जी इस पर पूरा अपना सबको पनिश करेंगे और जो भी उसमें संभव हो सकता है। एक सवाल और करना चाहता हूं सर, न्यायालय की हम लोग गरिमा ऊंची रख। क्या न्यायपालिका किसी भी आलोचना और किसी भी समीक्षा से परे है? आलोचनाओं को आप लोग सहते क्यों नहीं है, या स्पष्ट करने के बजाय उसको डिलीट करा देना, किताब ही वापस ले लेना, ये क्या न्याय संगत है सर? सब चीज़ें ठीक हैं, ये सब चीज़ें कानून बने हैं। अभी जैसे मैंने अमीश वाला जजमेंट बतलाया, सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। अगर कोई आलोचना करता है तो वो उसका गिल्टी है और उसको पनिशमेंट होगा। मैंने अभी जजमेंट बताया, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें 196 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता के अंदर पनिशमेंट है, और डिफेमेशन अलग है और साइबर क्राइम ये अलग है। डेफिनीशन में आता है कि कोई चीज़ अगर पब्लिश करते हैं जो कि मोटिवेटेड हो और जो कि गलत हो, सब चीज़ें गलत हो, तो हमारा सारा क्राइम 153 व्यक्तिगत तौर पर ये बात आपको बुरी लगी जब आपको पता चला, तो आपके मन में पीड़ा तो जरूर हुई होगी सर? हाँ हुई, अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं खुद न्यायपालिका का अंग रहा हूँ। अगर न्यायपालिका के बारे में कोई कहता है तो बहुत बुरी लगती है। जैसे मुझे दुख होता है अगर पत्रकारों को कोई गाली देता है तो मुझे दुख होता है सर। पत्रकारों का अपमान होता है तो मुझे दुख होता है सर। पत्रकार की बेइज्जती होती है तो मुझे दुख होता है सर। हाँ हाँ, हमारे बिल्कुल न्यायपालिका एक मंदिर है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में तो सब देवी देवताएं हमारे मंदिर में हैं, सारे सब हमारे पूजनीय हैं। मैं सबका आदर करता हूँ। अपने सूर्यकांत जी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका आदर करता हूँ। आपसे निवेदन है कि सर हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं इस परिचर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यदि आपके पास समय हो तो हमारे साथ जुड़े रहें, इस डिबेट को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियंस और आपके मशवरे को हम जनता तक पहुंचाएंगे। सर, मेरे साथ आसिम वकार साहब मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, स्वागत आपका। NCERT की पुस्तक में न्यायपालिका को सर भ्रष्ट बताने की कोशिश हुई। ये बताया गया कि जजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, ये बताया गया कि कॉलेजियम व्यवस्था ठीक नहीं है सर, और ये सब काम हमारा शिक्षा मंत्रालय कर रहा है सर, जिसके पास एक करके एक एक विवाद उसके साथ नथी हैं। तो ये रिसेंट जो NCERT का कांड हुआ है सर, वकार साहब, ये संयोग है या प्रयोग? सर ये प्रयोग है। बीजेपी कुछ भी संयोग से नहीं करती है, पूरी रिसर्च करती है। रिसर्च करने के बाद उसका अच्छे बुरे का तय करती है कि इसका एक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा। एक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन होगा तो हम क्या करेंगे। ये राजनीति के वैज्ञानिक हैं सर, बीजेपी वाले। जैसे वैज्ञानिक जब केमिकल रिएक्शन कराता है तो एक्शन और रिएक्शन दोनों को लेकर चलता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं, छोटों की बात नहीं कर रहा, बड़ों की बात कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल वैज्ञानिक हैं सर। ये प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, बाद में उसके एक्शन और रिएक्शन के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ, कोई भी विभाग भ्रष्ट नहीं हो सकता। विभाग में
कार्यरत लोग, काम करने वाले लोग व्यक्ति भ्रष्ट और अच्छे और बुरे हो सकते हैं। जज साहब बैठे हैं अभी, जज साहब ने बोला, मैं जज साहब से मुखातिब हो रहा हूं, अगर न्यायपालिका के सारे लोग भ्रष्ट होते तो जस्टिस लोया का कत्ल ना होता। अगर न्यायपालिका के सारे लोग, सारे जजेस भ्रष्ट होते, अगर जैसा बीजेपी कह रही है, तो संभल में जिस जज ने पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया था, उस जज का ट्रांसफर ना होता। और सर, अगर सब सही है आपके हिसाब से, तो वो जस्टिस वर्मा जिनके क्या नोटों का पहाड़ मिला, अभी चल रहा है केस सर रिसेंट, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती है। एक आम आदमी की अगर अवैध पैसा मिल जाए तो न जाने क्या हो जाए। यही बात तो पुस्तक में लिखी हुई है और कि वहां तो इम्पीचमेंट जले बड़ा हुए मुश्किल नोटों है, का पहाड़। कार्रवाई बड़ी कठिन है, संवैधानिक उनके पास अधिकार अधिक है। नहीं सर, मैं सीजीआई साहब से पूछ रहा हूं। देखिए, जो हमारी न्यायपालिका है पूरी दुनिया में, हर मुल्क की जो कानून है उसके बारे में बताऊं, लोग कानून के लिए नहीं होते हैं, आवाम कानून के लिए नहीं है। कानून आवाम के लिए होता है, कानून लोगों के लिए होता है। यानी अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो कानून हमारे सामने ढाल बन के खड़ा हो जाएगा, और अगर हम गलत कर रहे हैं लोगों के साथ तो कानून हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये होता है कानून सर। कानून का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि आप अपनी मर्जी से अच्छा बुरा तय करके लोगों को जेल में डाल देंगे। ये थोड़ी ना होता है कि आपको समझ में आया तो आपने कहा नहीं साहब सरकार के खिलाफ बोले हैं तो हम सोयो मोटो ले लेंगे, इनको जेल में डाल दो। और अगर आपके सामने कुछ ऐसा हो गया जो आप नहीं देखना चाहते तो आपने आंखें बंद कर ली, तब वहां सुयो मोटो नहीं, वहां एफआईआर भी नहीं हो रही है। वहां अगर कोई एफआईआर कराने पहुंचा तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। यानी अगर जज साहब ने कहा कि संभल में उन पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए तो उनका ट्रांसफर भी हो जाएगा और उसके जो ऑर्डर था उस पर स्टे भी हो जाएगा। अभी गाजियाबाद में एक अदना सा आदमी गुंडा कह रहा है साहब हम आग लगा देंगे दुकान में अगर आपने दुकान खोली मंगलवार को। मैं सीजीआई साहब से कहता हूं कि अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये गलत लिखा है किताब में तो सुयो मोटो लीजिए और उस आदमी को गिरफ्तार करा के अपने सामने पेश ये सब काम तो कार्यपालिका का है ना, में आग देखे तुम्हारी ये कितनी सब पुलिस औकात है। प्रशासन का काम है। आप क्या चाहते हैं कि ओवर जुडिशियल एक्टिविटी हो, यहाँ पे हर चीज सीजीआई ही संज्ञान में लें? सरकार क्या करेगी फिर? सर नहीं सर, अगर आप हक कर रहे हैं, ईमान का काम कर रहे हैं तो वो ओवर नहीं है सर। हाँ, अगर आप हक देखने के बाद आंखें बंद किए ले रहे हैं तो वो ओवर है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एनसीईआरटी की मैंने पुस्तक कहा ना में जो कि कुछ कभी भी लिखा कोई है विभाग- आप उसके समर्थक हैं, जबकि हमारे मंत्री जी, शिक्षा मंत्री माफी मांग रहे हैं उसके लिए, वापस ले लिया है उन्होंने। मैं कह तो रहा हूं आपसे कि वो गलत लिखा हुआ है। एक दो गलत लोगों की वजह से, एक दो करप्ट लोगों की वजह से पूरे न्यायपालिका को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। तो भाई यही गलती बीजेपी की सरकार से हो गई कि भाई उन्होंने ऐसा किसी थोड़ी को ना कहा मानता था मैं। और उन्होंने ये लिख दिया, गलती हो गई, वापस ले लिया, बात खत्म, सॉरी भी बोल दिया। अब क्या करें बताओ? नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर मंत्री जी के आदेश से हुआ है तो खाली माफी नहीं होना चाहिए, मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। और अगर मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा है और विभाग के किसी अधिकारी ने लिख दिया है तो उस विभाग को निलंबित होना चाहिए, उस विभाग अधिकारी को जिसने लिखा है। राजनीति में सर माफी नहीं होती है, राजनीति में या तो इनाम होता है या सजा होती है। माफी किस चिड़िया का नाम है सर कि मतलब पहले आप गाली बकेंगे और बाद में माफी मांग लेंगे? ये कैसे हो सकता है?
क्यों नहीं हो सकता? आप लोग क्या क्या बोलते हैं बाद मैं में एक पलट बात जाते आपके हैं। सामने और वाजे करना चाहता हूं सर। जी बोलिए आप। मैं तो आज तक कभी पलटा ही नहीं किसी बात से सर। अगर कभी पलटा हूं तो बता दीजिए मुझे, मेरा एक बयान दिखा दीजिए कि ये मैंने कहा हो उसका पलट गया हो। आप मतलब नेताओं की बात कर रहा हूं, आप भी उसी अपने कम्युनिटी पूरे से। राजनीतिक जीवन में नहीं तो नेता होंगे। मैंने आपसे कहा ना कि आप किसी व्यक्ति की गलती की सजा किसी अच्छे व्यक्ति को नहीं दे सकते। अगर किसी जस्टिस वर्मा के यहाँ नोटों का पहाड़ मिला है तो सारे जज थोड़ी ना खराब हो गए। तो आपके हिसाब से ये काम क्यों किया गया? टारगेट मैं करके जस्टिस चेक ढोलकिया करने की के बात लिए कर रहा हूं गुजरात कि की। अगर खप गया तो खप गया और खोटा निकला सिक्का तो वापस ले लेंगे, ऐसा? नहीं तो ये गलती है ना। ये तो आप एक किसी तरह से देखा जाए तो किसी व्यक्ति की सजा पूरे समाज को दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वकार साहब, हमारे मैं साथ कृपया जस्टिस बने ढोलकिया रहिएगा। का आपके सामने जिक्र डिबेट करना को आगे चाहता बढ़ाएंगे। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी भी इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। मैं देख रहा हूं कि विवाद और शिक्षा मंत्रालय एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा नीचे गिरेगा। अब ये रिसेंट विवाद जिसने न्यायपालिका पर इतना शर्मनाक हमला किया, ये देखकर हर कोई स्तब्ध है, परेशान है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई चूक है या फिर कुछ सिस्टमैटिक प्रयोग या संयोग? देखिए एनसीईआरटी जो है वो भारत की बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और उसकी पुस्तकों को बड़ा ऑथेंटिक माना जाता है। एनसीईआरटी का आज उतना बोलबाला है कि आईएएस आईपीएस बनने वाले बच्चे उसको पढ़ते हैं और वो किताबें गरीबों अमीरों सबके लिए सस्ती किताबें हैं। तो उसके जो उसकी ऑथेंटिसिटी है उस पर कभी आज तक सवाल नहीं आया था। लेकिन ये जो चैप्टर आया न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, देखिए इससे दो तरह का आशय आप निकाल सकते हैं। एक आशय ये कह सकता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर इस तरह की पुस्तक में छापना उचित नहीं है, ये न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। दूसरी तरफ ये आशय निकाला जा सकता है कि हमारे देश के जो लेखक हैं, हमारे देश के जो बच्चे हैं, वो सच्चाई को पढ़ सकते हैं। वो किसी भी संस्था में हो, वो कहीं भी हो, हमारे देश की संस्थाएं उनको छापने की हिम्मत रखती हैं। ये दो तरह के भाव हैं, उसको जिस रूप में देखा जाए। और आपको ये बात की जानकारी होगी कि धर्मेंद्र प्रधान इसके मंत्री हैं, लेकिन जयंत चौधरी भी इसी विभाग में मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, वो भी राज्य मंत्री हैं। तो पुस्तकों में इतनी साफ गोई से अगर आप सोचें कि ये लिखा गया है या न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए लिखा गया है, बहस इस पर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गलत माना है, बुरा माना है, और एक तरह से ये उचित भी है, क्योंकि देश की अंतिम व्यवस्था, अंतिम सोच, इंसाफ की अंतिम उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही बचा है। एक दो घटनाक्रम कहीं होते हो, उस आधार पर न्यायपालिका की संपूर्ण व्यवस्था पर अगर किसी चीज़ से सवाल उठता है तो ये उचित नहीं है। और ब्रजेश जी, ये चैप्टर नहीं डालना चाहिए था, इससे हर आदमी सहमत है और इससे भारत की न्यायपालिका की व्यवस्था पर लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिलेगा। हमारी जो व्यवस्था है वो आस्था और विश्वास से चलती है, वो नहीं डगमगाना चाहिए। और जब किताब में इस तरह से लिख दिया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां जो पढ़ेंगी कक्षा 8 में, उनका विश्वास तो डगमगाएगा ही जी। वो इन संस्थाओं की न तो सम्मान कर पाएंगी, न इनकी गरिमा का ध्यान रख पाएंगी। उनको लगेगा कि हर चीज तो प्रभावित है। इस देश में न्यायपालिका की गरिमा सर्वोच्च रही है। ठेस पहुंचाने वाले काम को हमेशा लोगों ने नकारा है और जिसके चलते लोगों की उम्मीदें हमेशा बरकरार रही हैं और रहेंगी। अच्छा, मंत्री जी इतनी न्यायपालिका मासूमियत जितनी से बताते हैं कि ये चूक हो गई, खेद है, और मंत्री जी को कह रहे हैं दुख बहुत ज्यादा है।
दुख है। देखिए, चूक तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में अगर ऐसी चीज छापी जा रही है तो एक लेयर से होकर नहीं गुजरती है। स्वाभाविक है कि 3 लेयर ये बड़ा मामला है ब्रजेश जी। लेकिन मैं इसके अलावा ये कहूंगा कि हमारी न्यायपालिका जितनी संवेदनशील होगी, हमारे जज, उतना ही लोगों को न्याय आसानी से मिलेगा, पीड़ा कम होगी, मुकदमे लंबे नहीं खींचेंगे। ये संवेदनशीलता का मामला है, तेजी से इंसाफ देने का मामला है जी। आज हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि हमारे बुजुर्ग घर से गठरी बांध के ले जाते थे कचहरी में जिस दिन तारीख रहती थी, और सवेरे निकलते थे, शाम को आते थे। न इतनी व्यवस्था थी, न खाने पीने के इतने संसाधन थे। वही गठरी में जो भी घर का पकाया रहता था, कचहरी में जाके खाते थे, दिन भर मुकदमा लड़ते थे, शाम को लौट के आते थे। कहीं दीवानी में दीवाना हो जाओगे, बाप जो है बाबा दीवानी दाखिल करेंगे और नाती को दीवानी लड़नी पड़ेगी। ये इस देश में कहावत रही है। अब उसी व्यवस्था में और तेजी लाना है जी। वैसे सालों के चक्कर से लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंसाफ जितना लेंदी होगा, हम जितनी ऊंची कोर्टों में जाते हैं, उतना इंसाफ महंगा होता जाता है, उसको पाने का तरीका महंगा है। गरीब आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे नहीं लड़ सकता है, क्योंकि ना वो इतनी फीस दे सकता है, ना वो इतने संसाधन इकट्ठा कर सकता है। पर बच्चों को ये पढ़ाया क्यों जा रहा था वीरेंद्र जी की न्यायपालिका करप्ट है? अब मैंने आपसे बताया कि ये चीजें हो सकता है गलती से आ गई, भारत की सरकार ने भी गलती मानी है, लेकिन आप किसी व्यवस्था में एब्सोल्यूट तौर पर ईमानदारी की, पारदर्शिता की, ऑनेस्टी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इक्का दुक्का कमियां हर जगह आती हैं, लेकिन आज भी भारत की न्यायपालिका पर लोगों का अटूट विश्वास है। और ये जो आया है चैप्टर, ये खेदजनक है, इसमें कोई शक नहीं कि इस पर लोगों को जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। दुनिया में लोग समाज में चाहे जितना अपराध कर दें, हो सकता है कई बार वो बच जाएं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना होगा कि खुदा की अदालत से वो नहीं बच पाएंगे। वहां जब इंसाफ होगा तो फिर कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। फिलहाल मुकदमों की कहानी पर एक दो लाइन आप सुनिएगा कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, और कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है, और विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है, और खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा अभी जारी है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस फीडबैक को, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन को साझा करने के लिए। आपका शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। मेरे साथ आनंद दुबे मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, अब तक ये बात आप स्पष्ट नहीं कर पाए कि अगर ये संयोग था तो इस संयोग के जिम्मेदारों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, ये इल्ज़ाम जो अभी चस्पा किया है आसिम वकार ने, इसका भी जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए कि जुडिशरी में जिस तरह के कारनामे हुए हैं और जैसे घटनाक्रम हुए हैं, वो आम नागरिकों को उनकी आस्था पर, विश्वास पर ठेस पहुंचाते हैं। उनके कई फैसले ऐसे आए हैं जिस पे आम लोगों का भरोसा भी हिला है। तो अगर लोग इसकी चर्चा करना चाहते हैं, अगर इसकी आलोचना का संदर्भ था, तो फिर आप पीछे क्यों हटे? अगर आप एक कदम आगे बढ़े थे तो जैसे यूजीसी पर आप डटकर खड़े हुए हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और किसी के साथ जो है गड़बड़ी नहीं होगी, तो जैसे आप यूजीसी पर खड़े हुए हैं कि इस बिल को वापस नहीं लेंगे, इसको क्यों वापस ले लिया था आपने? देखिए ब्रिजेश जी, किसी भी चीज की समीक्षा और आलोचना अलग विषय है, लेकिन अगर किसी चीज से किसी की छवि खराब होती हो, उसमें कुछ गलत दिखता हो, तो उसको स्वीकार करना, उसको ठीक करना और उसके दोषियों को सजा देना, यह किसी भी संस्था का, किसी भी सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है। अगर न्यायपालिका की इमेज खराब हो रही थी तो आप इमीडिएट कूद गए।
पूरी के पूरी गैर ओबीसी, गैर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, जिसको जनरल कम्युनिटी कहा जाता है, कास्ट कम्युनिटी कहा जाता है, उस पर बात आई तो आपने, तब तो आप सामने नहीं आए। अब आप न्यायपालिका पे बात आई, डर बैठ गया कि जज साहब नाराज हो जाएंगे, तो आपने उनका इशू तो सेटल कर दिया, पर यूजीसी के इशू पे सेटलमेंट नहीं है, उससे किसी की इमेज नहीं खराब हो रही है। ब्रजेश जी, दोनों ही मामलों में सरकार ने स्पष्ट किया है, शिक्षा मंत्री ने सामने आके बयान दिया है, यूजीसी के मामले में भी बयान दिया है और इस मामले में भी बयान दिया है। एक में माफी मांग ली, वापस ले लिया, किताबें सीज करा दी, कंप्लीट यू टर्न मान लिया, और दूसरे में सुन लीजिए, कुछ नहीं किया। सुन लीजिए ब्रजेश जी सुन लीजिए, जो भी दोषी होंगे एनसीईआरटी के मामले में उनके खिलाफ स्पष्ट रूप से कार्रवाई की जाएगी। व्हाट अबाउट यूजीसी? जिन लोगों ने भी इसको बढ़ावा दिया है, जिसने भी इसको स्वीकार किया है, जिसने इसको छापा है, टेप लगा लिया, उन सबको आपने मुंह में ताला लगा लिया है। ब्रजेश जी, मैं 3 बार जवाब मैं 3 बार जवाब दे चुका हूं, आप सुनना नहीं चाह रहे तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। आप सुन लीजिए, अभी कांग्रेस के हमारे क्या तो आपने कहा है सर, जरा रिपीट तो कर दो। आपने एक मामले में माफी मांगकर पूरी किताबें वापस ले ली, ब्रजेश जी क्षमा याचना भी की आपने, मेरी बात सुनिए। दूसरे मामले में आप मेरी न तो आप वापस ले रहे हो न माफी मांग रहे हो। ब्रजेश जी, हमने स्पष्ट कर दिया है सर, उद्वेलित ना हो, उत्तेजित ना हो, आप के साथ भेदभाव नहीं होगा, आप उत्तेजना का शिकार हो रहे हैं, कहीं उत्तेजित नहीं हो रहे हैं। हमने स्पष्ट जोर जोर से बोल के आप बात थोड़ी खत्म दबा दोगे। आप हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा हूं। उत्तेजित आप हो रहे हैं ब्रजेश जी, उत्तेजित आप हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा हूं। तो आप मुझे बताओ कि एक मामले में माफी और दूसरे मामले में सजा। बड़ी सीधी सी बात है ब्रजेश जी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यह सबसे बड़ी लाइन है। यही बात जज लोगों को कहनी, यही बात आपको न्यायपालिका से कहनी चाहिए कि किसी जज के साथ अन्याय नहीं होगा और किसी की मर्यादा भंग नहीं होगी। बिल्कुल, आपने ये बात न्यायपालिका से नहीं कही, आपने कहा भैया गलती माफ कर दो, बात है सरकार ने गलती मानी आपने, स्पष्ट किया है। यही जो मुझे डायलॉग बता रहे हो मेरे काबिल दोस्त, ये डायलॉग आप जुडिशरी को देते और उनसे कहते, सुन लीजिए, उनसे कहते आप सुन लीजिए कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आप सुन लीजिए, हमने यही आपने बात तो कहा भैया है कि जिन लोगों ने छवि खराब करने की कोशिश की है, सॉरी, जिन लोगों ने छवि खराब करने की कोशिश किया उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर यूजीसी पर क्या करोगे? और सुनिए, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, बहुत सुन तो लीजिए पहले। सर जिंदल जी की बारी है सर, थैंक यू सर। आपने एनसीईआरटी पर माफी मांगी सर, और यूजीसी पे कुछ नहीं किया आपने। आप पूरी बात सुनिए, आप पूरी थैंक यू सर। संयोग प्रयोग कर रहे हैं, अब मैं प्रयोग पे बोलने जा रहा हूं तो आप बोलने नहीं दे रहे। सर आप ही तो बोल रहे हो, आप बोल ही नहीं रहे हो, बल्कि मुझे तो लगता है कि आप चीख रहे हो, जा रहा हूं तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। चीख रहे हो आप। नहीं, मैं चीख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। तो ये जो मुझे आपने अभी ज्ञान दिया कि साहब किसी के खिलाफ सुन रहे हैं, अन्याय नहीं किया जाएगा, तो यही बात जज साहब से कह देते। हमने आपको वहां तो एफिडेविट लगाई, कहा सॉरी। स्पष्ट रूप से सरकार के मंतव्य को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जाने वाले अधिवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दुबे जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं स्पष्ट किया है। विनीत जिंदल जी को आमंत्रित करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। जिंदल जी स्वागत आपका। अरे भाई, सिर्फ आलोचना ही तो ही हुई थी, इतना क्यों आसमान सर पे उठा लिया गया? विजय, सबसे पहले आप सभी से क्षमा याचना, थोड़ा देर हो गया कोई मुझे बात नहीं सर, करने में। आप लोगों से सवाल कौन कर सकता है सर, आप जो कहोगे सब है। देख नहीं रहे हो तो रातों रात का माफ कर दो भैया, किताब उताब सब वापस। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम तो माफी मांगने वाले लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेशंस होती हैं, हम बोल सकते हैं, कुछ लोग बोल नहीं सकते। जुडिशरी के लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि जो लोग सीट पे बैठे हैं उन लोगों के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं होता जो एक आम व्यक्ति के पास होता है। इस बात की सच्चाई आपको माननी होगी। जहां तक बात है कि आलोचना, तो ये आलोचना नहीं थी, इसके अंदर एक स्पेसिफिक कंटेंशन दिया गया, एक कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश, इस पूरे जो इसका जो पूरा एक मैं कहूं कि जो टाइटल था जी, करप्शन इन जुडिशरी, इट्स सेल्फ अ डेफेमेटरी, इट्स सेल्फ अ प्रोवोकेटिव। और मुझे लगता है कि ऐसी चीजें किसी भी, अगर आप इस तरीके की चीजें किसी मीडिया संस्थान के लिए बोलने लगे, इस तरीके की चीजें आप किसी जाति विशेष के लिए, गलत है, किसी के लिए भी बोलना। अरे हमारी कौम तो रोज गाली खाती है,
दिन में 1000 गालियां पड़ती होंगी। देखिए हम तो गाली खाने के आदी हैं सर। गालियां- 4-4 किलो देखिए- गाली मैं रोज खा के जाता हूं सर, आपको पता नहीं है। ब्रजेश जी, बिल्कुल गालियां, देखिए गालियां आपको भी पड़ती हैं, गालियां हमें भी पड़ती हैं, गालियां पॉलिटिशियंस को भी पड़ती मजाल हैं। कोई आनंद दुबे को गाली दे दे, अभी 4 मुकदमा हो जाएगा, सबका दिमाग ठंडा हो अब जाएगा। देखिए ये प्रिविलेज है जो सर, आपने बात बोली ना, इसको प्रिविलेज कहते हैं सर। ये जो आपने ये बात हमारे यहाँ बोली, सिर्फ दुबे जी को हासिल है। आप देखिए कि ये माने या नहीं माने, गालियां हाँ, सबको दुबे जी पड़ती कह हैं। रहे हैं कि लेकिन फंस गए। क्या इस तरीके की चीज, देखिए ब्रजेश जी, आप देखिए ना, अभी एक मूवी भी आई थी रिसेंटली, आपने देखा, उसके अंदर भी सर्वोच्च न्यायालय को हम लोगों को लाना पड़ा कि भाई इस तरीके की बात नहीं बोलनी चाहिए। यूजीसी की आप बात लगातार कर रहे हैं, मैं पेटिशनर हूं यूजीसी में, सर्वोच्च न्यायालय में, जब ये स्टे हुआ है तो हम लोगों ने देखा है अलग अलग जगह पे अलग अलग जब चीजें होती हैं और गलत होती हैं तो आवाज उठनी, और मुझे लगता है कि न्यायपालिका जो है वो एक ऐसा मात्र रास्ता बचा है जहां पे अगर कुछ गलत हो तो वहां जाके बोला जा सकता है। लेकिन अगर आप उन सभी लोगों को बिना किसी ऐसे एविडेंसेस के कि जहां पे आपने पूरी कम्युनिटी को एक तरीके से ये कह दिया कि भाई करप्शन तो ऐसा जैसे बस पता नहीं क्या, तो इस तरीके की चीजें अगर हैं तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको ऐसे रखें कि आप पूरी कम्युनिटी को, पूरे समाज को इस तरीके के एक कहीं परिवेश में जिंदल साहब, दिखाने की आपका कोशिश बहुत करें। शुक्रिया, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। पांडे जी, आप बताइए, सरकार ने माफी मांग ली, चूक हुआ वापस ले लिया, न्यायपालिका की इज्जत को रिस्टोर किया गया, और सरकार क्या करे? आपका मन क्यों नहीं भरता भाई? आप हर जगह माचिस तीली लेके क्यों घूमते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा ये प्रयोग चल रहा है, जहां ये असफल होते दिखेंगे बैक कर जाएंगे, फिर आएंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा वही काम करेंगे। देखिए, चुनाव आयोग के चयन में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया, मैंने पहले बोला, उस पर बवाल नहीं हुआ तो वो नियम चल गया। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो गई, जस्टिस सूर्यकांत का बयान आ गया और सख्त रुख अपना लिया, तो नमस्कारम क्षमा प्रार्थी हो गए। दुख तो भी हुआ? नहीं, दुख वो तो चलिए, मोदी जी तो जब से आए 20 मैंने बार, शिक्षा मंत्री को दुख हुआ, 15-20 बार मोदी जी भी तो रोए हैं, तो ये दुख इनका अभिनय है। लेकिन हकीकत है ब्रजेश जी, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज भाजपा का, मोदी जी का उस पर कब्जा हो गया है। ये एक संस्था बची है जो कब्जे में नहीं आ रहा है। अगर कब्जे में आ गया होता तो शायद जस्टिस लोया की आप हत्या तो नहीं इतने हुई पवित्र आत्मा खुद को बता रहे हैं जैसे आपने सुनिए, कभी सुनिए। जज अपॉइंट ही नहीं आप किए ये थे। समझिए क्या चल ये रहा है जो कुछ भी NCERT। बीजेपी कर रही है ये आपकी ट्रेनिंग का नतीजा है। आप सोचिए, आप इसके वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के, वाइस आप रिटायर चांसलर हो भी चुके सभी हैं नीचे आप। हो गए हैं, सारे वाइस चांसलर भी इन्होंने आपने कर लिए। जितने रास्ते आप दिखाए, सोचिए बीजेपी क्या इसी पढ़ाया रास्ते जा बढ़ रहा रही है है। ब्रजेश जी, सोचिए क्या पढ़ाया जा रहा है। मोदी जी ने कहा था ना, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, ये एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में जो जैविक विकास का सिद्धांत था वो हटा दिया गया, डार्विन का सिद्धांत हटा दिया गया। अब ये नई प्रणाली लाई गई है जो मोदी जी ने कह दिया। और क्या, जो हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर जो लड़ाई लड़ी वो हटा दिया गया। गांधी जी को कहा गया है इसमें, अब कहा गया है वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे और गोडसे को बड़ा प्रेरक बताया गया है। अब आप समझिए कि ये मुझे क्यों तो कोई पढ़ाया ऐसी जा रहा पुस्तक है। नहीं दिखी कि गोडसे को प्रेरक कहा गया हो। गोडसे को आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की बुक में है, नई बुक में आ गई है कि महात्मा गांधी को मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला बताया गया है और गोडसे को प्रेरक बताया गया है। उनके प्रेरक वाक्य शामिल किए गए हैं। अब्दुल कलाम जी को हटा दिया गया है, जो संविधान सभा Thank you, की sir, बहुत बैठकें शुक्रिया। हैं उनसे हटा दिया। अब एक चीज समझिए, सबसे सर, 10 सेकंड में बात बस खत्म 10 करो, सेकंड में कह रहा हूं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट है उसमें आम जनता की आस्था है। जिस दिन ये आस्था खत्म हो गई जो भाजपा प्रयोग कर रही है, उस दिन आस्था विहीन लोग न्यायालय तो नहीं जाएंगे, और जिस तरीके की तानाशाही चल रही वो कहां जाने को मजबूर बहुत हो शुक्रिया, जाएंगे। धन्यवाद। यानी कि हम आसिम लोकतंत्र वकार। से राजतंत्र की तरफ पहुंच जाएंगे, और यही आरएसएस चाहती है। यही प्रयोग न्यायपालिका को डिफेंड बहुत शुक्रिया करके आपका, किया बहुत जा रहा है। धन्यवाद। वकार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आलोचना के दृष्टिकोण से क्या अब इस देश में जिस पार्टी की सरकार होगी उसका पाठ्यक्रम होगा? नहीं, ये आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा सकता है कि, और वो भी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जो उनके भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं वो उसी में खुश होते हैं।
ना उनको इतिहास से मतलब है, ना देश से मतलब है, ना पाठ्यक्रम से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि उनके लोग हकीकत से बहुत दूर हैं, और बीजेपी ये भी जानती है कि वो जिनके लिए ये किताबें या बाकी कानून लेकर आ रहे हैं वो इसी में खुश हैं कि उनको ठीक कर दिया, इनको ठीक कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी किनको के ठीक लोग कर और दिया गया, वोटर ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। आप किसका जिक्र करना चाहते हो? किसको ठीक कर दिया गया? सिर्फ नहीं, बीजेपी के लोग हिंदूवादी राजनीति करते हैं, अपने लोगों को मैसेज देते हैं कि साहब वो देखिए वो मुसलमानों को ठीक किया जा रहा है। ये अब आप आए मुद्दे पे। वो देखिए उनकी मस्जिद इसमें ना तो मुसलमान था ना हिंदू था, इसमें तो सिर्फ जुडिशरी की बात कही गई थी। आप इसको खींच के हिंदू मुसलमान पे डिबेट लाना चाहते हैं। नहीं, मैं डिबेट कहीं लेके नहीं आना चाहता हूं। मैंने जो कहना था वो पहले बोल दिया। अब मैं सच्चाई पे आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो ये करती है कि अगर उसका चाल कामयाब हो गई तो बहुत बढ़िया, और अगर चाल फेल हो गई तो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी करके वापस। कितनी देर लगती है सर? देखिए किसान वाले बिल में पूरा देश एक तरफ था और बीजेपी की नेता एक रोज तरफ थे। उसके फायदे गिनाते थे। बीजेपी की एक नेत्री थी, उन्होंने एक 80 साल की अम्मा को कह दिया कि वो आतंकवादी है। उन्होंने जो किसान, पंजाब के किसान बिल का विरोध कर रहे थे, उनको आतंकवादी बता दिया कि साहब ये सब खालिस्तानी है। और आखिर में जैसे ही मोदी जी पलटे वैसे ही पूरी बीजेपी उल्टी खड़ी हो गई कि नहीं साहब हम लोग तो विरोध में थे किसान बिल के। जी सर इनकी क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल पेश करूं कि अगर टमाटर दिखाया जाए और बीजेपी के लोगों से पूछा जाए ये क्या कहेंगे, टमाटर है। लेकिन अगर गलती से सुबह सुबह मोदी जी 8 बजे आ जाए मन की बात में और टमाटर को कह दे कि आज से इसका नाम कद्दू है, तो 1 घंटे के बाद पूरे देश के बीजेपी समर्थक और बीजेपी नेता टमाटर को कद्दू साबित करने में लग जाएंगे। रोक आप भी ना पाइएगा, हो सकता हो आप भी उसी में शामिल हो जाएं। ठीक बात है कि नहीं साहब टमाटर को सेब है, बताएंगे। कद्दू है, वो तो कांग्रेस मैं तो टमाटर आपके कर साथ दिया हूं था। इस मामले नहीं तो- में, क्योंकि नहीं, हो टमाटर को सकता हो आप भी टमाटर शामिल- साबित कर रहे हो सर, और मैं उसको टमाटर कहना चाहता हूं, लेकिन मैं इसमें आपके साथ हूं। सुनिए मैं सर, आज से टमाटर सुनिए को टमाटर सुनिए बोलूंगा। सर, सुनिए सर, बात तो सुन लीजिए सर। अरे बात तो सुन लीजिए। हो सकता हो आप लोग ये भी कहने लगे कि प्राचीन काल में इसका नाम कद्दू था, कांग्रेस ने इसका नाम बदल के टमाटर कर दिया था, इसलिए अब इसकी घर वापसी हो रही है और आज से टमाटर कद्दू कहलाएगा। जी, आप ये और भी कर आज से सकते ये हैं कहा जाएगा कि टमाटर का नाम बड़ी बात टमाटर नहीं। घोषित कर दिया है MIM ने। फिर ओके आनंद दुबे जी, कहिए सर, अगर फंस लेकिन गए जो चीज गलत है तो उसका आप विरोध माफी होना मांग चाहिए। लेते हैं, और अगर पार कर गए तो हर हर गंगे। यही तो संयोग है, प्रयोग है। ये कोई संयोग नहीं है, ये भी प्रयोग है। आसिम वकार की इस बात में दम है। नहीं ब्रिजेश जी, नहीं देखिए आसिम वकार जी तो आज लग रहा है कि टमाटर की चटनी सुबह सुबह खा के आ गए, इसीलिए टमाटर किए पड़े हैं। इनकी टमाटर बात छोड़ काफी दीजिए, महंगा मुझे है, लग रहा है कौन रात चटनी में भी खाएगा इनको सर? टमाटर ही सिर्फ खाना है अमीर जाके। आदमी चटनी खा सकता है। नहीं वो आसिम वकार साहब के घर में थैले का थैला पहुंचता है टमाटर, आप चिंता न करिए, वो अच्छा। दोनों टाइम खाते हैं, और कद्दू भी कभी कभी खा लेते हैं। ये इल्जाम हाँ, अब आप और इस सुन इल्जाम का लीजिए करारा ब्रिजेश जी, जवाब बहुत मिलेगा। स्पष्ट रूप से अगर नहीं और सुनिए ब्रिजेश जी, बहुत स्पष्ट है कि अगर लोकतंत्र में कार्य करते हुए कहीं कोई त्रुटि होगी, हम उसके लिए क्षमा भी मांगेंगे, हम जनता से संवाद भी करेंगे। अगर कहीं कोई गलती हुई है, हमारे किसी संस्था से गलती हुई है, तो हम उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे, थैंक यू उस सर, पर कार्रवाई भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हम उस तरह के नहीं है, बहुत ये जो शुक्रिया। प्रयोग की बात बता रहे थे, धन्यवाद सर। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों की थैंक यू नियुक्ति सर, तक में धन्यवाद सर। प्रयोग किया, और बहुत उसी की शुक्रिया। वजह से कॉलेजियम सिस्टम थैंक आया। यू सर, बहुत धन्यवाद। उसके बाद लगातार थैंक यू सुप्रीम सर। कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर आपका बड़ा हृदय हो तो आप अभी इसी डिबेट में UGC पर माफी मांग लो, बात खत्म हो जाए।
ब्रजेश जी, हमारी सरकार ने स्पष्ट जब किया तक है मोदी जी कि हम वापस नहीं देश लेंगे, के तब किसी तक भी इनकी व्यक्ति हिम्मत के नहीं है। साथ कोई ओके। भेदभाव नहीं होने देंगे। हाँ, अब ये दिमाग में डाल लीजिए। कोई भेदभाव नहीं होने धन्यवाद, देंगे। बहुत शुक्रिया, कोई बहुत बहुत धन्यवाद। भेदभाव मैं नहीं आप होने सबके देंगे। प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने इस डिबेट में समय निकाला और अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित एक हैरान कर देने वाली खबर दिखाएंगे कि एक व्यक्ति की पत्नी अपने प्रेमी के साथ चली गई। नाराज व्यक्ति ने एक नहीं 3 कट्टे खरीदे और तीनों अलग अलग बोर के, और तलाश में निकल गया उस प्रेमी की। एक जगह वो मिल गया, उसका प्रेमी। तीनों कट्टों से उसने गोली मारी, उसका कत्ल किया। कत्ल के बाद वीडियो बनाया और कहा कि अब चाहे उसके साथ जो हो जाए, लेकिन वो पत्नी को भी खोज कर मारेगा। बहन भाइयों, आज आए इस वीडियो ने कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, ख़ास तौर पर इस घटनाक्रम ने। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको हैरान कर देने वाला वीडियो दिखाएंगे।